हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला डॉक्टर। माय नेम इज प्यारेलाल एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. So what you are study? We are going to study about classification of crystalline solids, and these crystalline solids are of four types. We can divide these into four types. Which are those? Molecular solids, ionic solids, metallic solids, and covalent solids. Now we will talk about डिटेल फॉर ईच. तो दोस्तों, हमने हमारी पिछली क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कंप्लीट कर लिया था. अब हम पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड के बारे में. ठीक है, ये क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट है, सॉलिड स्टेट. तो चलिए अब हम बात करते हैं आज आयनिक सॉलिड्स के बारे में. देखो भाई, आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. नथिंग वी हैव टू लर्न, जस्ट अंडरस्टैंड इट. चलिए आयनिक सॉलिड की बात करते हैं. तो भाई आयनिक सॉलिड आयन से मिलकर बने हुए होते हैं. किससे बने होते हैं? आयन से. नाम से मालूम चल रहा है आयनिक सॉलिड मींस आयन से बने होते हैं. जैसे एग्जांपल NaCl. NaCl होता है जिसमें कि भाई एक जो Na होता है वो 6Cl से चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है. Cl 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 और एक सामने की तरफ और एक पीछे की तरफ. यानी जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं उनमें जो आयन है वो निश्चित पैटर्न में अरेंज होते हैं. जैसे यहां पे अगर मैं Na मानता हूं, इसे मैं बोल देता हूं Cl. Then after that Na and after that what will be there? Cl. Then Na, sorry, then what will come? Here will come Cl. यहां पे क्या आएगा? Na, Cl, यहां पे Na. फिर यहां पे क्या होगा? Na, यहां पे होगा Cl, यहां पे होगा Na और यहां पे Cl. ठीक है, तो यहां जो डार्क सर्किल है वो है हमारा Na+ और जो वैकेंट सर्किल है वो हमारा है क्लोराइड आयन, यानी सोडियम प्लस आयन और क्लोराइड प्लस आयन. तो ये होती है आयनिक सॉलिड्स की स्ट्रक्चर्स. ये सारी आयनिक सॉलिड्स की स्ट्रक्चर इस तरह की होती हैं जिनमें आयंस अपनी फिक्स पोजीशन पे लगे हुए होते हैं. तो चलिए अब हम करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में. सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी नेचर की. तो भाई नेचर कैसी होगी? आयनिक सॉलिड है, उसमें आयंस हैं और उनकी पोजीशन फिक्स होती है और ये स्ट्रॉन्ग आयनिक जो अट्रैक्शन फोर्स होता है इनके बीच में उससे बंधे हुए रहते हैं. तो भाई इनकी नेचर कैसी होगी? आयनिक सॉलिड्स की नेचर कैसी होगी? नेचर ये कठोर होंगे या सॉफ्ट होंगे? आप बता सकते हैं. फिक्स पोजीशन पे अरेंज है. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं. सभी पे Na+ है तो उस पे प्लस माइनस, Cl है तो इस पे माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और ये माइनस. तो क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े होते हैं. तो आप मुझे बताइए इनकी नेचर कैसी होगी? क्या ये सॉफ्ट होंगे या हार्ड होंगे? डेफिनेटली ये क्या होंगे? हार्ड. ठीक, ये हार्ड होंगे. चलिए दूसरा, अगर मैं इन पे चोट मारता हूं तो यानी अगर मान लो मैंने यहां इस पे चोट मारी तो चोट मारेंगे तो क्या होगा? ये पूरी लेयर यहां दबेगी और Cl के सामने Cl आ जाएगा, Na के सामने Na आ जाएगा. तो जहां भी इस चोट का ये प्रभाव होगा वहां से ये एकदम से रिपेल होगा. ये Cl जब यहां आ जाएगा, यानी मैं दूसरी कंडीशन इसमें यहां पे इस तरह से लिख देता हूं. जैसे ही मैं चोट मारूंगा तो ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और यहां पे प्लस. अब देखिए जैसे ही मैंने चोट मारी यहां क्या आ जाएगा? ये जो क्लोराइड आयन है ये यहां पे आ जाएगा. ये सोडियम कहां जाएगा? ये यहां पे आ जाएगा. यानी ये प्लस था, ये वाले डार्क वाले प्लस थे और ये माइनस थे. तो यहाँ पे माइनस माइनस आ गया, प्लस प्लस आ गया. तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे. ठीक है, और ये वाली जो घटना है, ये वाला जो प्रोसेस है वो क्रिस्टल में कई जगहों पर होगा. और जब ये होगा तो वो क्रिस्टल जो भी हमारा है आयनिक क्रिस्टल उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे. और इस प्रॉपर्टीज को दोस्तों हम क्या कहते हैं? भंगुरता. हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? भंगुरता. ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रिटल. ठीक है, तो ये एक नेचर हो जाएगी दोस्तों हार्ड, और अगर इन पे चोट मारते हैं तो ये टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, यानी ब्रिटल नेचर होती है इनकी. तो ये हुई बात किनकी? आयनिक सॉलिड्स की. उम्मीद करता हूं आप सभी के समझ में आ रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा. इस पे कहीं भी ऐसे साइड में ये सारा ऐसे करने की जरूरत नहीं कि आयनिक सॉलिड पता नहीं क्या क्या होता है. जो कुछ भी होता है एक बार अगर हमने आयनिक सॉलिड को समझा तो सारी चीजें हम वन बाय वन यही बता देंगे.
तो सबसे पहले आयनिक सॉलिड्स में हमने देखा नेचर हार्ड होगी, भाई हार्ड क्यों होगी, आयंस है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हुए हैं इसलिए हार्ड होगी। ब्रिटल नेचर क्यों होती है, भाई जैसे ही चोट मारेंगे धनायन के सामने ऋणायन के सामने आ जाएगा तो रिपेल होंगे और ये वाली परिघटना, ये वाला प्रोसेस क्रिस्टल में पता नहीं कितनी जगह होता है और वो सारा का सारा क्रिस्टल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। चलिए आगे हम बात करें इसकी कंडक्टिविटी की। तो नेचर की बात हमने कर ली है, ब्रिटल नेचर होती है और हार्ड होती है। नेक्स्ट वन इज कंडक्टिविटी। चलिए दोस्तों समझेंगे कंडक्टिविटी। देखो भाई कंडक्टिविटी किस कारण से होती है, देखो हमने पिछली क्लास में बात की थी, कंडक्टिविटी किसी भी चीज में होती है इलेक्ट्रॉन्स या आयंस के फ्लो के कारण। जब भी इलेक्ट्रॉन्स या आयंस का फ्लो होता है जो पदार्थ है वो हमारा कंडक्टिविटी शो करता है। चलिए अब देखिए क्या आप बता सकते हैं इसमें ये जो आयंस जो अपनी स्थिति पे फिक्स हैं, जब इस पे अब हम इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो क्या ये मूव करेंगे, क्या ये मूव कर सकते हैं, ये मूव नहीं कर सकते। हाँ ये मूव नहीं कर सकते इसलिए ये कंडक्टिविटी शो नहीं कर सकता, मतलब आयंस की मूवमेंट के कारण ये कंडक्टिविटी शो नहीं कर सकता। चलिए अब हम देखते हैं क्या इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है जिनके कारण से कंडक्टिविटी शो करे। तो चलिए Na+, यहाँ पे क्या है Na+, के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो नहीं है, ठीक है, तो इसका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 288, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन Na+ से जुड़े हुए हैं और एक जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर का था जिसके कारण से सोडियम मेटल कंडक्टिविटी शो करती है वो इसने किसको दे दिया, क्लोरीन को। और क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन में का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 8 और दोस्तों यहां कितने होते हैं, सॉरी सोडियम का होता है 2 8, ठीक है, और इसका होगा 2 8 8, ठीक है, तो यानी ये इलेक्ट्रॉन लेके क्लोराइड आयन बन गया है और उसने वो इलेक्ट्रॉन अच्छे से अपने पास जकड़ लिया, ठीक है, तो ये बन गया Cl-। तो अगर हम इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यानी सोडियम क्लोराइड में जो है ना Cl का क्रिस्टल होता है या मैं कहूं जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते इसका मतलब क्या ये इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टिविटी है वो शो करेंगे इलेक्ट्रॉन के कारण से, नहीं, यानी ये दोनों ही कारण से कंडक्टिविटी शो नहीं कर सकते, आयंस के कारण से और इलेक्ट्रॉन के कारण से, यानी ये क्या होंगे इंसुलेटर, क्या होंगे इंसुलेटर। देखिए दोस्तों अगर आप समझते हैं टॉपिक्स को तो आपको रटने जैसी कोई चीज नहीं होती, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये हमने समझ लिया है कि ये इंसुलेटर होंगे यानी कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे। अरे भाई करेंगे कैसे, ये फिक्स है अपनी पोजीशन पे फिक्स है। कंडक्टिविटी किसी पदार्थ में शो होती है या तो आयंस मूवमेंट करें, आयंस मूव करें, या फिर उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो मूवमेंट करें। यहाँ तो भाई इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री है नहीं, इसका एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री था बाहर में वो क्लोरीन को दे दिया, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है और वो उसको अपने पास जकड़े हुए तो Cl- बना हुआ है, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है और मूवेबल आयंस भी नहीं है, इसके कारण से ये इंसुलेटर होता है। चलिए इज इट क्लियर, ओके, नाउ वी आर गोइंग मेल्टिंग पॉइंट, वी आर गोइंग फॉर द मेल्टिंग पॉइंट। चलिए भाई अगली बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें, मेल्टिंग पॉइंट, तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट भी किस पर डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो आयंस हैं उनके बीच में लगने वाले इंटर इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन फोर्स या इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स पर, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कह दो या इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स कह दो, ये फोर्स जितना ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमें पता है यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रबल विद्युत जो भी आवेश होता है, प्रबल विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल काम कर रहा है, इसलिए क्या ये मूवेबल होंगे, नहीं होंगे, ये अपनी पोजीशन से बिल्कुल नहीं डिगेंगे। तो जब इनको मेल्ट किया जाता है तो ये डिगेंगे क्या, नहीं डिगेंगे, लेकिन वो जो टेम्परेचर होगा वो बहुत हाई होगा, यानी इनकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, 700 800 900 1000 1200 1500, ठीक है, 1000 लाइक दैट, इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। तो भैया ये थी आयनिक सॉलिड्स के बारे में बातें, मुझे उम्मीद है आपको क्लियरली समझ में आया होगा। आयनिक सॉलिड्स कैसे होते हैं, आयंस होते हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, नेचर कैसी होती है, हार्ड क्यों होती है आपको पता है, ब्रिटल नेचर होती है, चोट मारने पर ब्रिटल होते हैं, क्यों होते हैं आपको समझ में आया।
कंडक्टिविटी कैसे होंगे, इंसुलेटर क्यों होंगे, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, क्यों होता है, क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, कर सकते हो, यस। चलिए आगे चलते। तो ये हुआ हमारा आयनिक सॉलिड। अब हम बात करते हैं सेकंड मेटेलिक सॉलिड्स की। चलिए मेटेलिक सॉलिड, तो वही देखते हैं मेटेलिक सॉलिड क्या होता है। मेटेलिक सॉलिड्स में हमारा जो आयरन है, आयरन का जो मेटल है, पीस ऑफ आयरन मेटल, पीस ऑफ कॉपर मेटल, पीस ऑफ गोल्ड मेटल, गोल्ड मेटल, हाँ, तो ये सारे के सारे क्या है, मेटल। तो मेटल्स की स्ट्रक्चर देखते हैं। या हम देख सकते हैं सोडियम मेटल, कोई भी मेटल ले सकते हैं। आपको पता है मेटल्स में जो हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि जो मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं। जैसे अभी हमने सोडियम की बात की, वो लूजली बाउंड होता है, तो कौन ले लेता है, क्लोरीन ले लेता है, क्लोराइड आयन बन जाता है। तो यहाँ मेटल्स की अगर स्टोरी अगर हम देखें तो मेटल्स में ये मेटल्स होती हैं और ये मेटल्स के मान लो परमाणु हैं, और इन मेटल्स में कुछ एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को मैं कुछ ऐसे बना दूं कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स मान लो तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स या दो दो इलेक्ट्रॉन या पांच पांच इलेक्ट्रॉन मेटल्स के द्वारा दिए जा रहे हैं, तो यहां पे क्या होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ईच मेटल के, यानी हर एक मेटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहां पे इस इलेक्ट्रॉन सी की तरह यहां पे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये किसकी स्ट्रक्चर होती है, मेटल्स की। या इनको मैं डार्क कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। चलिए तो ये हमारी हो गई मेटल। इसको हम कोई भी मेटल मान सकते हो, सोडियम मेटल मानो, कॉपर मानो, आयरन मानो, कोई भी मेटल। ठीक है, तो चलिए वापस से हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर की। तो नेचर भाई हार्ड होंगे या सॉफ्ट होंगे। मेटल्स जो होती हैं वो हमें पता है मेटल्स हार्ड होती है। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये परमाणुओं पे, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहाँ पे मान सकते हैं धनावेश, नाभिक होता है उन पे आवेश होता है प्लस प्लस, तो यहाँ मान सकते हैं आवेश है इन पे और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन से बंधे हुए हैं। यानी ये वाला जो परमाणु है वो इन इलेक्ट्रॉन्स के अट्रैक्शन के कारण इसी में बंधा हुआ है, और ये इलेक्ट्रॉन इन परमाणु के अट्रैक्शन के कारण इसी से जुड़े हुए हैं। तो मेटल्स इस कारण से हार्ड होती हैं। तो नेचर की बात करें भाई, नेचर मेटल्स की, नेचर हार्ड। ठीक है, अब सॉफ्ट कब होगी, क्या आप जानते हो कुछ मेटल सॉफ्ट भी होती हैं। सॉफ्ट कौन सी मेटल होती हैं भाई, जैसे सोडियम है, आपने लैब में देखा होगा, जब हम लैब में टेस्ट करते हैं तो हम सोडियम पीस भी काम में लेते हैं, और जो हमारा लैब असिस्टेंट है उस सोडियम पीस को काट काट के हमें देता है। तो वो भी मेटल है, लेकिन क्या वो आयरन को काट सकता है अपने सिंपल नाइफ से, क्या वो गोल्ड को काट सकता है, नहीं। वो किसको काट सकता है, सोडियम को काट सकता है। तो भाई ये तो हार्ड है लेकिन सोडियम सॉफ्ट है। सोडियम सॉफ्ट क्यों है वो भी हम समझ लेते हैं। सोडियम के पास भाई बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक। यानी अगर मैं यहां पे बना देता हूं, क्या बना देता हूं, सोडियम, तो इनके कारण से एक एक इलेक्ट्रॉन, एक ये देगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, और ये इसका। भाई देखो यहाँ पे अब ये जो मेटल है वो किससे बंधा हुआ है, इलेक्ट्रॉन के कारण से इससे जुड़ा हुआ है। और इलेक्ट्रॉन हर एक मेटल कितने दे रही है, एक ही इलेक्ट्रॉन दे रही है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन सी की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन है बहुत कम है। ठीक है, यानी कि ये जो परमाणु है वो किससे जुड़ा हुआ है, अट्रैक्शन फोर्स से इलेक्ट्रॉन के, और वो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिर्फ एक या दो, यानी बहुत कम इलेक्ट्रॉन है। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें आयरन की, तो आयरन के जो भी मेटल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन काफी सारे होते हैं बाहर, उनसे ये काफी हार्डली बाउंड रहता है। तो यही कारण होता है कि ये बाउंड जो बॉन्ड है या जो अट्रैक्शन फोर्स है ये कम होता है, इस कारण से हम इसको चाकू से आसानी से काट सकते हैं, जबकि इसको नहीं काट सकते। तो ये होता है सॉफ्ट, ये होता है हार्ड। लेकिन अगर हम जनरली बात करें कि मेटल्स का बिहेवियर कैसा होता है, तो कैसा होगा भाई, हार्ड होता है, क्योंकि ये तो कुछ एक ही मेटल है, तो ये हार्ड होता है, तो नेचर हार्ड होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जब इनको पीटा जाता है यानी जब इन पर चोट मारी जाती है तो क्या होता है, जब इन पर हथौड़े से चोट मारते हैं तो क्या होगा। तो भाई इमेजिन करिए, जैसे ही मैं इस पे चोट मारूंगा ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये इधर खसक जाएगा, तो ये क्या ब्रिटल नेचर शो करेगा, नहीं करेगा, ये सारे खसक जाएंगे। क्या ये इससे अलग हो जाएंगे, नहीं। जैसे ही हम दबाएंगे इसकी शेप कैसी हो जाएगी, ये कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है,
मान लो मैंने यहाँ पे चोट मारी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से, यानी ये यहाँ से दब जाएगा। तो इनकी जो नेचर होती है वो मैलिएबल होती है, ठीक है, यानी जब हम इन पर चोट मारते हैं तो ये चद्दर की तरह बढ़ने लगते हैं। बढ़ने क्यों लगते हैं? क्योंकि ये अट्रैक्शन फोर्स से किससे जुड़े हुए हैं? प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक इनसे जुड़ा हुआ है, परमाणु से, और प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन के आकर्षण फोर्स के कारण जुड़ा हुआ है। तो जब चोट मारी जाती है तो वो अट्रैक्शन फोर्स टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। इससे ये इस तरह से फैलने लगता है, इसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी। तो मेटल्स क्या होती हैं? मेटल्स मैलिएबल होती हैं। चलिए, तो हमने देख लिया नेचर हार्ड होती है और मैलिएबल होती है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी हम देखेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी देखेंगे भाई? कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस देखिए, अब बात करते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के लिए मैंने यहाँ पे बनाए 2 इलेक्ट्रोड, प्लस और माइनस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए मेटल के दोनों तरफ, एक प्लस और एक माइनस। अब देखिए, जैसे ही मैंने ये लगाए, क्या इसमें आयंस हैं जो कि मूव कर सकते हो? आयंस तो भी है ही नहीं। अगर आयंस हैं तो वो अपनी फिक्स जगह पर ये फिक्स है, ये एटम फिक्स है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें है भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर ही सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन केवल इसी से थोड़ी बंधा हुआ है, सभी से बंधे हुए हैं, अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए हैं। तो जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो इलेक्ट्रॉन यहां से आते जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करते जाएंगे। तो मेटल्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होते हैं। क्या होती है भाई? गुड कंडक्टर। तो क्या आपके समझ में आया ये कि जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव कर देंगे, क्योंकि मूव, ये जो बाउंड है ये अट्रैक्शन फोर्स है एटम का इन इलेक्ट्रॉन्स पर, वो बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए आसानी से मूव कर सकते हैं। तो यानी ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, ठीक है भाई, क्लियर। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वही वाली बात, हर एक नाभिक बंधा हुआ है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं इससे। तो जब इसको मेल्ट किया जाता है तो मेल्ट हो जाता है, लेकिन मेल्ट के लिए अधिक टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है, यानी टेम्परेचर अधिक चाहिए होता है, इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। जनरली क्या होता है दोस्तों? हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो क्लियर है ये मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होगा? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन से ये अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, कब डिपेंड करता है किसी आयनिक क्रिस्टल का, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है कि मेटल का ज्यादा है। जनरली जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि वहां पे जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है, जबकि यहाँ पे एक तरह से इलेक्ट्रॉन सी होता है जिसमें कि मेटल्स होती हैं। लेकिन किसी किसी केस में हो सकता है अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो मेटल का इलेक्ट्रॉन जो मेल्टिंग पॉइंट है वो उन आयनिक सॉलिड से ज्यादा हो जाए। ये डिपेंड करता है, और भी कई सारे फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं, जैसे इन परमाणु का जो क्लोज पैकिंग है वो कैसी है, वो भी इनको प्रभावित करती है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, क्लियर। अगली बात करते हैं दोस्तों, इनको जब काटा जाता है, मेटल्स को अगर मैं काटूं, किसी शार्प चीज से काटूं, तो इनकी जो सरफेस होती है वो चमक देती है, यानी वो उसमें लस्टर होती है। लस्टर क्यों होती है? क्योंकि जैसे हम काटते हैं तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही मान लो मैंने इसको काटा, ठीक है, यहाँ के ये इलेक्ट्रॉन तो डीएक्टिवेट हो जाते हैं कि रिएक्ट करके, तो ये नहीं रहते हैं। यहाँ से जैसे ही मैंने काटा तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इनके लेवल्स में, हायर लेवल्स में जाके लोअर लेवल्स में आते हैं इन एटम्स के, तो ये एक चमक उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो इनमें एक चमक होती है, यानी लस्टर टेंडेंसी इनकी होती है। तो ये बात हुई सारी मेटेलिक सॉलिड्स के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं हमारा लास्ट और फाइनल कोवेलेंट सॉलिड। तो चलिए कोवेलेंट सॉलिड को देखते हैं। कोवेलेंट सॉलिड की बात करते हैं भाई। कोवेलेंट सॉलिड्स जैसे अगर मैं बना दूं, हाँ, हीरा है, क्या हो सकता है हमारा कोवेलेंट सॉलिड? कोवेलेंट सॉलिड हमारे क्या क्या हो सकते हैं? हीरा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डायमंड। तो डायमंड में क्या होता है भाई? कार्बन होते हैं, और कार्बन से कार्बन जुड़े हुए रहते हैं टेट्राहेड्रल शेप में, इस तरह से कार्बन जुड़े होते हैं, और हर एक कार्बन से दूसरे 4 कार्बन जुड़े हुए रहते हैं, तो ये होता है डायमंड। इसी तरह से सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड क्या बोलते हैं इसको? सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। इसी तरह से अगर कोवेलेंट सॉलिड की बात करूं तो मैं बात करता हूं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट
ग्रेफाइट की बात कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर डायमंड की या सिलिकॉन कार्बाइड की इनकी बात करें कोवैलेंट सॉलिड्स की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनमें कार्बन का जो 3D अरेंजमेंट है वो काफी लंबा होता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं जायंट मॉलिक्यूल्स। क्या बोला जाता है दोस्तों? जायंट मॉलिक्यूल बोलते हैं, क्योंकि इनका आकार बहुत बड़ा होता है। अब बात करते हैं इनकी नेचर की। चलिए दोस्तों, नेचर की बात करें तो ये हार्ड होंगे कि सॉफ्ट होंगे? तो पहली चीज, ये हार्ड ही होंगे, क्योंकि जो एटम्स हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ठीक है, इसलिए ये हार्ड होते हैं। दूसरी बात करें इनकी, या मैं लिख देता हूं, नेचर। नेचर क्या होगी भाई? हार्ड। और जैसे ही अगर हम इन पे चोट मारते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाते हैं, बॉन्ड टूट जाते हैं तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है, यानी ब्रिटल नेचर होती है इनकी, ठीक है दोस्तों, हार्ड होते हैं और ब्रिटल। सेकंड, हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की। तो देखिए दोस्तों, कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो कंडक्टिविटी के लिए वही फ्री आयंस चाहिए या फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। यहां पे देखें तो आयंस एब्सेंट है। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स है तो सही, लेकिन वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं। अगर स्ट्रांगली बाउंडेड है तो क्या ये विद्युत धारा या विद्युत का फ्लो करेंगे? नहीं करेंगे, इसीलिए क्या होता है? ये इंसुलेटर। इसलिए हम क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी में क्या लिखेंगे? इंसुलेटर। तो ये क्या होते हैं? कंडक्टिविटी शो नहीं करते, मतलब ये इंसुलेटिव होते हैं। लेकिन इसमें कुछ सॉलिड्स ऐसे भी होते हैं, कोवैलेंट सॉलिड, जो कंडक्टिविटी शो करते हैं। उसको अगर हम पढ़ते हैं तो उसका एग्जांपल है ग्रेफाइट। तो चलो पहले देखो ग्रेफाइट क्यों कंडक्टिविटी शो करता है, या पहले हम इसका और तीसरा ले लेते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग पॉइंट। तो भाई मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रांगली बाउंडेड है, इसलिए हाई होगा, हाई, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। देखिए ग्रेफाइट में क्या होता है। ग्रेफाइट में देखो, जो कार्बन है, हर एक कार्बन, जो अन्य कार्बन है वो अन्य 3 कार्बन से, जो अदर 3 कार्बन होते हैं उनसे इस तरह से जुड़ा रहता है और कुछ इस तरह की शेप बनाता है, हेक्सागोनल, इस तरह की हेक्सागोनल शेप बना के जुड़े हुए होते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह की कुछ शेप बनती है और इसी के नीचे इसी तरह से एक दूसरी लेयर होती है। देखो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, वो अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 से इस तरह से बॉन्ड किए हुए, और जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वो डायरेक्ट किसी बॉन्ड से बॉन्ड ना बनाकर, किसी कार्बन से बॉन्ड ना बनाकर, कुछ इस तरह से आप देखिएगा, ये देखो हेक्सागोनल, इस तरह के हेक्सागोन्स बनाने हैं आपको। तो जो 3 इलेक्ट्रॉन, ये देखो समझने की कोशिश करिएगा, कार्बन है भाई, ये कार्बन है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 में से 1 2 3, यानी 3 से तो ये बॉन्ड बनाया जाता है, और चौथा इलेक्ट्रॉन इन लेयर्स में इस तरह इन 2 लेयर्स के बीच में होता है, ठीक है। तो वो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से इन 2 लेयर्स के बीच में होता है। तो ये सारे जो 2 लेयर हैं, 2 लेयरों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर होती है। तो ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी की बात करें तो नेचर की अगर बात करें तो भाई इसको जब दबाया जाता है ग्रेफाइट, तो ये ग्रेफाइट में ये यहां से तो नहीं टूटता, लेकिन ये लेयर्स एक दूसरे पर फिसलती हैं, जिसमें इसके कारण से इसकी नेचर जो कैसी हो जाती है, वो हो जाती है सॉफ्ट नेचर हो जाती है। और सॉफ्ट नेचर होने के कारण ही इसे हम जो हमारे पास हायर जो मशीन्स होती हैं, जिनमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बड़ी बड़ी मशीनें, उनमें ल्यूब्रिकेंट के रूप में हम इसको काम में लेते हैं। एज अ ल्यूब्रिकेंट इट इज़ यूज्ड, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं इसकी कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस चाहिए होते हैं। आयंस नहीं है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये कंडक्टिविटी शो करता है, ठीक है फ्रेंड्स। और फाइनली बात है मेल्टिंग पॉइंट की, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट्स के लिए 2 लेयर फिसलने से मेल्टिंग पॉइंट नहीं निकलेगा। मेल्टिंग पॉइंट्स के लिए तो ये एटम्स थोड़े और ज़्यादा अलग अलग होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट आता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो दोस्तों ये था आपका
आयनिक, मेटेलिक और कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड हमने पढ़ लिया था। तो ये रिलेटेड थी चर्चा हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।